नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर विवेक राजपूत जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते। सर, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। सर, आज हमारा चर्चा का विषय है एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा रोग या शरीर की एक ऐसी अवस्था, किसी भी हम डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाएँ तो सबसे पहले डॉक्टर यही बात चेक करता है कि हम में खून की कमी है या नहीं है। और समटाइम्स जब ये सीवियर हो जाती है, एनीमिया होता है। तो डॉक्टर साहब, हम आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहेंगे कि एनीमिया रोग क्या होता है? दरअसल एनीमिया एक बहुत गंभीर समस्या अपने भारत देश में है। अगर हम ऐसा देखते हैं तो हर 10 महिलाओं में से 7 महिलाओं को एनीमिया की शिकायत या फिर पांडुता की शिकायत रहती है। ऐसा हमें देखने के लिए मिलता है। जब हम हमारे ओपीडी में बैठते हैं तो हमेशा जब भी पेशेंट देखते हैं तो जो बहुत सारे लक्षण हमें ऐसे दिखाई पड़ते हैं कि तो हाँ, ये तो खून की कमी से मिलते जुलते आ रहे हैं और उनका अगर हम सही में सीबीसी करते हैं या फिर हम टेस्ट करवाते हैं एनीमिया का तो उसमें बहुत खून कम आता है और फिर हमें उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है। तो ये हमेशा का और आम ऐसा सवाल है कि खून की कमी होना और इसके लिए बहुत से घरेलू नुस्खे भी यूज होते हैं, मेडिसिन भी आती है और बहुत सारी चीजें इसके लिए आती है और उसी के बारे में हम आज जानते हैं। तो डॉक्टर साहब, तो आप जो एनीमिया जैसे किसी के अंदर खून की कमी है, तो वो आयुर्वेद के लिए कोई अलग तरीके से देखते हैं या जो खून की जांच हम लोग करवाते हैं लेबोरेटरी में उसी हिसाब से मालूम करते हैं कि इसमें खून की कमी है? आयुर्वेद के हिसाब से अगर जाते हैं तो नाड़ी परीक्षा में भी हमें पहचान में आता है कि ये खून की कमी की लक्षण समझ में आती है नाड़ी परीक्षा से। और दूसरी एक बात है कि एनीमिया के एक टिपिकल लक्षण है वो कि हमें हमेशा हर पेशेंट में एनीमिक पेशेंट में दिखाई पड़ते हैं, वो एलोपैथी की नजरिए से हो या फिर आयुर्वेदा की नजरिए से हो, वो लक्षण सेम रहते हैं, उसमें तो कोई फर्क नहीं आता है। और उसके साथ साथ अगर जब हम सीबीसी करवाते हैं जो एनीमिया की एक टेस्ट है, उसमें तो हमें परफेक्टली मालूम पड़ता है कि हाँ इतना है ऐसा। तो डॉक्टर साहब, जैसे अगर किसी को एनीमिया है या खून की कमी है तो उसके क्या लक्षण होते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एनीमिया के लक्षण हम जब देखते हैं तो सबसे पहले और आम सवाल आता है, हर एक पेशेंट का आता है कि सर हमारे बाल बहुत झड़ते जा रहे हैं और हम अलग अलग तरीके के ऑयल्स यूज करते हैं, अलग अलग तरीके का शैम्पूज यूज कर रहे हैं, तभी भी बाल झड़ना रुकता ही नहीं है। तो हम इसको एक्सटर्नली कुछ भी लगाए फर्क नहीं आने वाला है, क्योंकि हमें अगर खून की कमी होगी, रक्ताल्पता होगी, तो हमारे एनीमिया की अगर ट्रीटमेंट हम पूरी तरह से नहीं करेंगे तो हमें ये रिजल्ट इसमें नहीं पा सकते हम लोग। तो सबसे पहले सबसे मेन चीज जो होती है बाल का झड़ना, लेडीज में सबसे ज्यादा समस्या आती है। और जब भी हमारे पास ऐसा पेशेंट आता है तो एक तो हम उससे लक्षण पूछते हैं आगे के और उसमें से हम रक्ताल्पता का निदान करवाते हैं और फिर उनके कंफर्मेशन के लिए हम सीबीसी भी करवा लेते हैं, ताकि हमें उनको भी मालूम पड़े कि हाँ इतना इतना पॉइंट में हीमोग्लोबिन है और फिर वो अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट ले सके। तो ये एक मेन सिम्टम आता है। दूसरी एक सिम्टम आता है, जो चेहरा चेहरा रहता है पेशेंट का वो बहुत पेल हो जाता है। पेल मतलब सफेद पड़ जाता है, मतलब वो उतना सफेद नहीं रहता है, वो लोग पेल हो जाता है पूरा चेहरा। वो एक इम्पोर्टेंट ये रहता है। नाखूनों से हमें मालूम पड़ता है, नाखूनों के जो ये नाखून जो रहता है वो भी व्हाइट हो जाते हैं। ये जो आंखों का स्क्लेरल पार्ट है वो भी पूरा व्हाइट हो जाता है, ये एक लक्षण हो जाता है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं तो सांस लेने में दिक्कत आना, बहुत मतलब थोड़ा बहुत काम किया, थोड़ा सा चले तो सांस फूलने लगती है, ये एक लक्षण एनीमिया में भी आता है। सीने में थोड़ा सा दर्द ज्यादा होना या फिर थोड़ा सा एसिडिटी जैसे लक्षण आना, ये सब लक्षण हम एनीमिया में भी दिखाई पड़ते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो एनीमिया है या आपने कहा लेडीज में तो खासकर होता ही है और बाकियों में भी होता है, तो इसका आयुर्वेद के हिसाब से इसके होने का कारण क्या होता है कि कोई व्यक्ति एनीमिक क्यों है? हाँ, अभी एनीमिया के कारण वैसे मोटे-मोटे तरीके से देखें तो 2-3 प्रकार के आते हैं। कैसा है कि अगर हमें कोई खून जाने वाली बीमारी हो रही है, जैसे कि किसी को पाइल्स हो रहा है, उससे ब्लीडिंग पाइल्स बोलते हैं हम लोग, तो खून जाता है। ऐसा अगर पाइल्स होता है, तो वैसा अगर पाइल्स रहेगा तभी भी उसमें एनीमिया हो सकता है पेशेंट को। अगर कोई सर्जरी हो रही है पेशेंट की, सर्जरी की वजह से भी उसका खून जाना होता है, तो उसकी वजह से भी एनीमिया होता है। ज्यादातर क्या एनीमिया होता है प्रेग्नेंट लेडी में,
तो वो भी एक कारण होता है। और उसके साथ साथ फिर अगर बाकी की खान पान अगर अच्छा नहीं होता है, मतलब ग्रामीण इलाकों में, अगर ग्रामीण भागों में हमारे भारत के या अपने देश के देखेंगे, तो हमें देखने को मिलता है कि लोग खाने पीने की तरफ इतना ध्यान नहीं देते हैं। अच्छी सब्जियां खाने में नहीं आती है। वो क्या है, मतलब थोड़ा बहुत चटनी रोटी वगैरह खा लिया और उसमें ही हमेशा गुजारा करते रहते हैं, और ऐसे लोगों में ज्यादा करके एनीमिया के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अभी और नया ट्रेंड आते मिलता है, जैसे कि बहुत लोगों का फास्ट फूड खाने का ज्यादा ये रहता है, मतलब ज्यादा बहाव उनका उस तरफ जा रहा है कि हम बहुत रोज फास्ट फूड खाएंगे, मसाले वाले पदार्थ खाएंगे, पानी पूरी खाएंगे, भेल खाएंगे, ये खाएंगे। तो ये सब चीजें क्या होती है, सिर्फ खाने में पेट भराती है, बट वो हमारे को पोषण हमें अच्छा नहीं मिल पाता है उससे। तो ये भी एक कारण हो सकता है एनीमिया होने का। अगर हीमोग्लोबिन कम होता है तो बहुत सारे पेशेंट्स में क्या होता है, दर्द से रहती है बहुत सारा, मतलब बॉडी पेन ज्यादा रहता है, बॉडी एक ज्यादा रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स में अगर हम पेन किलर्स वगैरह देते हैं या फिर दर्द निवारक कोई गोलियां देते हैं, तो उनको रिजल्ट नहीं आना है। उनका हम जब एचबी चेक कराएंगे, उनका सीबीसी चेक करेंगे, और उनको अगर एचबी कम निकलता है तो उनका अगर हम सीबीसी रेक्टिफाई करते हैं, मतलब उनको अगर एचबी कम होता है उसको अगर बराबर लेवल पे ला देते हैं, तो इनका ये दर्द वगैरह भी कम हो जाता है। बहुत बार ऐसे आता है कि सर हमें बहुत दर्द होता है, हमेशा बॉडी पेन होता है और हमें कोई राहत ही नहीं मिलती है, हम बहुत पेन किलर खाते हैं तभी भी राहत नहीं मिलती है। तो फिर ऐसे वक्त में हमने सीबीसी करवा के, अगर उसमें अगर सीबीसी कम रहता है तो एचबी कम रहता है, तो हमने उसमें इस तरीके से अगर हम जाते हैं और एचबी बढ़ जाता है, तो बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट इसमें पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे अगर किसी को एनीमिया का आयुर्वेद में ट्रीटमेंट करवाना हो, तो आयुर्वेद किस तरह उसे ट्रीट करता है? आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी मेडिसिन है जो कि हम एनीमिया में यूज कर सकते हैं। आयुर्वेद में एनीमिया को हम पांडु रोग बोलते हैं, रक्ताल्पता बोलते हैं। तो पांडु में और एक चीज बोला, विशेष एक ये बोला है एनीमिया, उसको बोलते हैं मृद भक्षणजन्य पांडु रोग। मृद भक्षणजन्य मतलब जिसमें मिट्टी खाने की आदत हो जाती है पेशेंट को, वो उसमें मिट्टी खाने लगता है पेशेंट। तो ये एक नया कंसेप्ट आयुर्वेद का है उसमें। और एलोपैथी में जब जाते हैं तो उसको पिक्का बोलते हैं, पिक्का, PICA। तो पिक्का में भी ऐसा ही होता है कि मिट्टी खाने की ज्यादा ये होती है। ऐसे पेशेंट्स में हम डिवर्मिंग, मतलब जंतु वगैरह जो रहते हैं उनको निकालना है, वैसा ट्रीटमेंट करवाते हैं। और दूसरा एक ट्रीटमेंट की बात जब देखते हैं हम लोग, तो अगर हमारा खून जा रहा है कि कोई तरीके से, मतलब पाइल्स की तरफ से, लेडीज में मेंस्ट्रुअल के दिनों में, मतलब इसमें भी अगर ज्यादा है तो उसको भी हमें उधर ट्रीट करना पड़ता है। और उसके बाद में अगर कभी भी खून का कमी हो रहा है तो खान पान में हम देखते हैं। और जो अभी हम मॉडर्न के हिसाब से अब देखते हैं तो पुरुषों में 12 से 18 तक हीमोग्लोबिन होना चाहिए, और लेडीज में 12 तक होना चाहिए, 12 से 16 तक होना चाहिए। ये हमारा रेशियो है एचबी का। अगर इससे कम हो रहा है तो एचबी कम है, ऐसा बोला जाता है। अगर बहुत बहुत हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिनका एचबी 5 पॉइंट होता है, 7 पॉइंट होता है, 6 पॉइंट होता है, तो इन पेशेंट्स को हमें आईवी इंजेक्टेबल्स वगैरह भी देने पड़ते हैं। आयरन सुक्रोज के इंजेक्शन वगैरह रहते हैं, वो भी लगवाने पड़ते हैं। अगर पेशेंट थोड़ा बहुत 8, 9, 10 ऐसे टाइप में अगर एचबी होता है, तो उसमें हम थोड़ा बहुत आईएम इंजेक्शन में, मतलब कमर में वगैरह इंजेक्शन देके हम उनको ये कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। और 10 के ऊपर 11 वगैरह होगा तो हम टैबलेट्स और मेडिसिन में भी हम उनको क्योर करते हैं। और उसके साथ साथ अगर खान पान के ऊपर अगर ध्यान दिया जाता है तो पेशेंट बहुत अच्छी तरीके से एनीमिया से मुक्त हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपने अभी खान पीन की बात करी, तो व्यक्ति का जो है आयुर्वेद के हिसाब से इस रोग में किस तरीके का खान पान होना चाहिए? हाँ, अच्छा सवाल है। मेनली क्या है कि हमने देखा है कि अगर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होगा तो उसमें हमने गुड़, मतलब जैगरी, ये बहुत अच्छा आयरन का सोर्स है, इसलिए हमने गुड़ का सेवन ज्यादा करना चाहिए। गुड़, शेंगदाने, हम तो बोलते हैं कि गुड़ और मूंगफली ऐसा रोज सुबह थोड़ा एक कटोरी भर के थोड़ा सा खाए नाश्ते में तो बहुत अच्छा रहेगा। चुकंदर बोलते हैं हम, बीट, वो भी बहुत अच्छा काम करता है इधर एनीमिया में। तो ऐसे अगर फल हम खाते हैं, अनार, अनार भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर हम, अनार एक ऐसा फल है वो खाने से पहले खा सकते हैं, तो अनार अगर हम खाते हैं खाने के पहले,
रोज एक अनार अगर खाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमको इसमें मिल सकता है। दूसरी एक बात ऐसी है कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया आजकल बहुत ज्यादा तौर पर दिखाई देने में पड़ रहा है। तो उसका एक कारण ये भी है कि हमने पहले के जमाने में हम लोहे के बर्तन यूज करते थे खाना पकाने के लिए, जी। मिट्टी के बर्तन यूज करते थे खाना पकाने के लिए, और उसमें जो कुछ हम खाना पकाते थे तो उसमें आयरन का कंटेंट वगैरह जो है वो ज्यादा प्रमाण में मिलता था। और अभी क्या होता है, अभी हम बहुत सारे निर्लेप वगैरह के जो बर्तन यूज कर रहे हैं, स्टील का यूज कर रहे हैं, तो हमने वो थोड़ा बंद करके अगर हम मिट्टी के बर्तनों में आए या फिर लोहे के बर्तनों में आए तो बहुत अच्छा रिजल्ट हम उसमें भी पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे पंचकर्म होता है आयुर्वेद में, तो क्या पंचकर्म करवाने की भी जरूरत पड़ती है इस रोग में? पंचकर्म की तो वैसी तो जरूरत नहीं है। हम इसको हम आहार विहार के को अगर हम अच्छे से फॉलो करते हैं और कुछ मेडिसिन वगैरह हम यूज करते हैं आयुर्वेदा का, तो बहुत अच्छे सा रिजल्ट इसमें आ जाता है। जैसे कि लोहा सौ बोल के है, जो कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में बहुत अच्छा तरीके से काम करता है। ऐसे अगर हम मेडिसिन यूज करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट हम इसमें पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि कई जो पेशेंट होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन कम होता है तो उन्हें ग्लूकोज चढ़ा दिया जाता है, तो क्या वो चढ़ाना सही रहता है? बहुत अच्छा और बहुत खूब सवाल आपने किया है। और आपके मन में ये सवाल आया, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसे किसी ने मुझे ऐसा सवाल पूछा नहीं है। बट इसका आंसर मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से दे सकता हूँ। क्या होता है मालूम है, अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो क्या होता है, आरबीसी का जो ये है वो कम हो जाता है। और अगर हम फ्लूइड चढ़ाते हैं तो हमारा जो प्लाज्मा कंटेंट है, वाटर कंटेंट है, वो ज्यादा होता है बॉडी में। उसकी वजह से बॉडी में स्वेलिंग आने लगती है, सूजन सी आने लगती है। तो ऐसे पेशेंट्स में, जो भी पेशेंट एनेमिक होते हैं, उनको सलाइन लगाना या ग्लूकोज लगाना या फिर आईवी लगाना, ये चीज नहीं करनी चाहिए। ये गलत होता है। मतलब बहुत कम आईवी लगाना चाहिए उनको। अगर जरूरत होती है बहुत ही, तभी आईवी उनको लगाना चाहिए, नहीं तो उनको कम से कम आईवी में ही उनको ट्रीट करना चाहिए। और पेशेंट ने भी ऐसा जिद नहीं करना चाहिए कि हमें आईवी लगाना है या ग्लूकोज लगाना है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, विशेष करके ग्रामीण इलाकों में ऐसा पेशेंट्स का आते हैं बहुत, कि डॉक्टर हमें सलाइन लगा दो, हमको ग्लूकोज लगा दो, हमको बहुत थकावट सी महसूस हो रही है, एक ग्लूकोज लगा दो। एनीमिया का एक सबसे बड़ा ये भी रहता है कि उसमें बहुत थकावट सी आने लगती है, और पेशेंट हमारे पास आके बोलता है, सर आपने गोलियां दी, नहीं नहीं हमको आप सलाइन लगा दो। तो ये गलत हो जाता है, एक ग्लूकोज ही चढ़ा दो, ये बहुत गलत चीज हो जाती है। तो हम ज्यादा करके कोई भी डॉक्टर ऐसा सलाइन नहीं लगाता है या आईवी नहीं लगाता है, और पेशेंट ने भी ऐसी जिद नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, कोई एक्सरसाइज पर्टिकुलर की जो इस आयरन डेफिशिएंसी को पूरी कर सके? एक्सरसाइज मतलब योगा बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। कैसा है कि आयरन का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो एब्डोमेन से होता है, मतलब पेट के आंतड़ों में से जो होता है वो आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है। अगर हम आंतड़ों की अगर एक्सरसाइज करवाते हैं तो बहुत अच्छे से रिजल्ट आते हैं। तो उसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया है, मतलब वो भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे काम करेगा। मेनली हम जब देखते हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का अगर हम शब्द से अर्थ देखते हैं, हीम मतलब आयन आता है, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन आता है। अगर इन दोनों को मिला के बोलते हैं तो प्रोटीन और आयन, इनका मिलाप जो है उसको हम ये बोलते हैं। तो अभी इसका काम क्या है, हीमोग्लोबिन का काम क्या है? जो भी हम सांस लेते हैं वो उसको हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन को हर एक ब्लड के हर एक बॉडी के सेल तक पहुंचाना, ये हीमोग्लोबिन का काम होता है। अगर हमारा हीमोग्लोबिन कम होता है तो क्या होता है, जो हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, उस ऑक्सीजन को हम पूरी तरह से हमारे बॉडी के सेल्स तक पहुंचा नहीं पाते, और उसकी वजह से फिर हमारे जो बॉडी के बाकी जो सेल्स है उसके अंदर दिक्कतें आने लगती है। डॉक्टर साहब, आपने हमें एनीमिया से जुड़ी आयुर्वेद के हिसाब से बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।